As this is all going on, I'm feeling like my mind is breaking as this is all going on, okay? As you're shooting Wayne and Judy? Yeah, as everybody's telling us all this is terrible event is occurring, my mind is breaking more and more. दोस्तों अभी अभी आप लोगों ने जो ये वीडियो देखी है ये थी जोसेफ की। दरअसल इसकी फैमिली को बड़े ही बेरहमी से मार दिया गया और जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे नहीं पता कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। तो पुलिस इस केस के ऊपर पूरी छानबीन करती है और आखिरकार पुलिस को इस बारे में पता भी चल जाता है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे परिवार को निपटा देने वाला बंदा कौन था, क्योंकि उस कातिल ने उस घर में रहने वाली 3 पीढ़ियों को मार डाला था। लेकिन कौन था वो कातिल, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, इन सभी चीजों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर इसी तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे क्राइम केसेस मैं इधर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। दोस्तों ये कहानी है कार्नेसन यूएसए की, जहाँ पर एंडरसन परिवार बड़े ही मजे से रह रहा था। इस फैमिली में परिवार के मुखिया वैन जो कि एक इंजीनियर थे और लगभग पिछले 27 साल से वो वहीं पर मौजूद सिएटल में इंजीनियर लगे हुए थे। वैन के साथ उनकी पत्नी भी इसी घर में रहा करती थी जो कि एक पोस्ट ऑफिस में लगी हुई थी। इनके कुल 3 बच्चे थे, जिनमें एक लड़का जो कि स्कॉट अब 31 साल का हो चुका था और इसकी 2 बेटियां इनके परिवार में थी। स्कॉट की भी एरिका नाम की एक लड़की के साथ शादी हो चुकी थी और अब उनके भी 2 बच्चे थे। लेकिन स्कॉट अब अपने पिता के साथ नहीं रहता था, जबकि वो बाहर रहा करता था। और इसके साथ साथ वैन की एक बेटी तो उसके साथ रहा करती थी और दूसरी बेटी अपने भाई की तरह बाहर रहा करती थी। स्कॉट और उसकी बहन मैरी तो बाहर रहने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वहां पर उनकी जॉब लगी हुई थी। लेकिन अभी भी उनकी एक बहन मिशेल अपने पिता के साथ ही रहा करती थी। मिशेल का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम जोसेफ था। वो भी पिछले कुछ एक दिनों से मिशेल के साथ ही यहाँ पर उनके घर में रह रहा था। तो वैन ने जोसेफ और मिशेल से ये बात कही कि अगर तुम लोग यहीं पर रहने वाले हो तो तुम ऐसा करो, हमारे घर के बाहर जो कंटेनर है उसमें रहने लग जाओ और जब तुम लोग शिफ्ट करने वाले हो तो वहीं से चले जाना। ये कंटेनर उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, जबकि थोड़ा नजदीक ही था। तो वैन उन दोनों को ही उस कंटेनर में शिफ्ट कर देता है और अब इस घर में वैन और उसकी पत्नी जूडी रहा करते थे। सारी चीजें बिल्कुल सेट थी। वैन अपनी नौकरी पर जाया करता था इंजीनियरिंग वाली, उसका लड़का भी अपनी जॉब पर लगा हुआ था। उसकी बेटी जो थी दूसरे शहर में जाकर वो भी बड़े ही मजे से रह रही थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए मिशेल को तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल खुश थी। टाइम बड़े ही मजे से बीत रहा था, जिसके बाद वक्त आता है 2007 का, जब क्रिसमस का टाइम था और सारे के सारे लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। एंडरसन परिवार भी क्रिसमस की तैयारी कर रहा था। वो लोग एक बड़ा सा पेड़ लेकर आते हैं ताकि उसे सजा सकें और अपने त्योहार को अच्छे से बना सकें। वैन और जूडी दोनों की उस दिन की छुट्टी थी और वो लोग इस त्योहार को बनाने के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। पूरा का पूरा दिन उन लोगों ने इसी चीज में लगा दिया और शाम होते होते लगभग उन्होंने सारी की सारी तैयारियां कर भी ली थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को और दोनों बेटियों को इनवाइट किया था कि हम लोग शाम को डिनर एक साथ करेंगे और क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। वैन और जूडी इसी चीज की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी, सिर्फ और सिर्फ उन्हें वेट करना था कि तभी उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। वैन ने जाकर जब दरवाजा खोला तो सामने 2 लोग मौजूद थे जिनके हाथ में बंदूकें थी। वो लोग अंदर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उस कपल को मार डालते हैं। इन लोगों को अपनी जान गंवाए हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ होगा कि शाम का टाइम तो हो ही चुका था। तो स्कॉट भी वहां पर उनके घर पर आ जाता है कि आज रात को तो हम लोग साथ में डिनर करने वाले हैं। और जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो घर का सारा नजारा देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि जिन लोगों ने इनकी जान ली है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और धीरे धीरे कर जब पूरी फैमिली वहां पर स्कॉट की आ चुकी थी तो उन्हें पता चलता है कि वो कातिल यहीं पर मौजूद हैं। और उनके अंदर घुसते ही थोड़ी ही देर बाद स्कॉट को भी उन लोगों ने गोली मार दी। स्कॉट को गोली लगते ही एरिका काफी ज्यादा घबरा गई और वो एक कमरे में भागने लगती है। वो कमरे में जाकर पुलिस के पास कॉल भी करती है, लेकिन जब तक पुलिस कॉल उठाती और उससे बातें करती वो कातिल उनके पास आ जाते हैं। और एरिका पुलिस को कुछ भी बता पाती उससे पहले ही वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया।
और उसके बाद एरिका ने भी अपनी जान गंवा दी और उसके बाद उनके जो लड़का लड़की उनके साथ आए थे उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। ये सारी चीजें हो जाती हैं, उनके आस पड़ोस वालों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती, क्योंकि उनके जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे वो उनके घरों से काफी ज्यादा दूर रहते थे। 7 तारीख जा चुकी थी, 8 तारीख आ चुकी थी, लेकिन जूडी अगले दिन अपनी जॉब पर नहीं पहुंचती है। उसकी जो कलीग थी उसने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जूडी की तरफ से उसे किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं मिलता है। तो उसकी कलीग को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि यार उसने रिप्लाई ही ना दिया हो या बाद में फोन ना किया हो, ऐसा तो कभी उसने किया ही नहीं। और वैसे भी अगर उसे छुट्टी करनी होती है तो वो पहले ही बता देती है, तो जरूर किसी न किसी तरह की गड़बड़ है। और इसी बात को सोचकर वो उसके घर पर जा पहुंचती है। उसने बाहर से दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला। उसके दिमाग की सुई घूम चुकी थी कि यार जरूर अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो वो इसी बात को सोचकर घर के बाहर घूमने लगती है और खिड़की दरवाजों से अंदर देखने की कोशिश करती है। लेकिन अंदर की तरफ खिड़की के पर्दे थे वो लगे हुए थे, जिसके कारण उसे कुछ भी दिखाई साफ साफ नहीं देता है। वो काफी सारी आवाजें लगाती है अंदर वाले लोगों को, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं आया। वो पूरा का पूरा घर का एक चक्कर लगाकर फिर से गेट के सामने आ गई। दोबारा से फिर से दरवाजे को नॉक करना उसने शुरू किया, लेकिन अभी भी दरवाजा किसी ने नहीं खोला। और खोलेगा भी कौन? अंदर तो सारी की सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और इसी तरह सोचते सोचते कि आखिरकार वो बंदे कहां पर चले गए होंगे, ये बात सोचकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और पहली बार में ही वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा अनलॉक होते ही जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो अंदर का जो नजारा था उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई। वो तुरंत उन्हीं के घर में मौजूद एक टेलीफोन के पास जाती है और वहां से पुलिस के पास कॉल करती है और उसने सारी की सारी चीजें बताई कि यहाँ पर क्या कुछ उसने देखा है। 911. There's been a murder. There's 3 people dead that I can see right now. Inside? I just came up. She works with me. Inside the house? Yes. What do you see? There's a baby and a man and a woman, and she's my best friend. पुलिस ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो लगभग कुछ एक देर बाद ही लगभग 9:30 बजे के आसपास उनके घर पर आ जाती है और वहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ होगा। क्या यहाँ पर डकैती हुई थी या फिर कोई चोर आया होगा, बाद में चोर को इन लोगों ने देख लिया और उसके बाद उन लोगों ने इस पूरी ही फैमिली को निपटा दिया। तो इसी तरह इन्वेस्टिगेशन करते करते सोचते सोचते कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस बात पर भी करती है कि आखिरकार अब क्या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि इनके परिवार का हो और अब जिंदा हो, क्योंकि वही बता सकता है कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। उन्होंने ये बात बताई कि हम लोग यहीं पास में ही कंटेनर में रहते हैं, ये हमारे माता पिता थे और इनके साथ ये क्या हो गया हमें कोई अंदाजा नहीं। पुलिस वालों ने पूछा कि जब ये सारी की सारी चीजें हुई, क्योंकि इनके शरीर में गोलियां लगी हुई हैं और गोलियां जब चली होंगी तो आवाज जरूर आई होगी, तो क्या आप लोगों ने आवाजें नहीं सुनी? तो मिसाइल ने पुलिस वालों को बताया कि हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, हम लोग क्रिसमस की रात थी तो जोसेफ उसे प्रपोज करने वाला था, इसी के तौर पर वो लोग बाहर घूमने के लिए गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस की काफी सारी गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं और इसी बात को पूछने के लिए वो लोग भी पुलिस के पास आए हैं और उन्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ पर असल में क्या हुआ है। पुलिस उनसे थोड़ी बहुत और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद यही कहती है कि अगर हमें जरूरत होगी तो हम लोग आपको फिर से बुला लेंगे। ये बात बोलकर उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगली बार फिर से जब उनसे पूछताछ पुलिस को करनी थी तो पुलिस उन्हें फिर से अपने पास बुलाती है और ये बात पूछती है कि आप लोग जहां पर गए थे क्या उसकी टिकट वगैरह है आपके पास या फिर कोई ऐसा सबूत जिससे हम लोग इस बात को कंफर्म कर पाए कि आप लोग सच में ही घूमने के लिए गए थे। पुलिस की ये बात सुनकर मिसाइल ने केस को ज्यादा नहीं उलझाया और उसने साफ साफ अपने मुंह से ये बात कह दी कि वो इंसान नहीं जबकि एक मॉन्स्टर है और उसने ही अपने परिवार का ये हाल किया है। पुलिस वाले अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये महिला ऐसा क्यों बोल रही है। दूसरी तरफ जब उसके बॉयफ्रेंड जोसेफ से बात की जाती है तो वो भी यही बात कहता है कि उन लोगों से काफी बड़ी गलती हो चुकी है। पुलिस वालों ने उन दोनों को ही पकड़ा और उनसे पूछताछ जब करनी शुरू की तो उन्होंने बताया कि इस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे करने वाला कोई और नहीं जबकि वो दोनों ही हैं। पुलिस वालों ने आगे पूछा कि अगर आप लोगों ने ही ये सारा का सारा कांड रचा है तो आखिरकार ये सब आप लोगों ने क्यों रच दिया, क्योंकि
कि आपका भाई भी बड़े ही अच्छे से सेटल था, आपके पिता भी बड़े ही अच्छे से सेटल थे और तो और उन्होंने आपको रहने के लिए जगह भी दी थी। तो मिसाइल ने ये बात कही कि पिछले काफी दिनों से उसके पिता यहाँ पर हम लोग जो कंटेनर में रह रहे हैं इसका भी किराया उनसे मांग रहे थे। एक तो उनके पास जॉब नहीं थी, दूसरा वो अपने पिता के ही घर पर रहा करती थी और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने अपने भाई से ही $40,000 उधारे मांगे थे, क्योंकि उसके पास काम धंधा तो कुछ था ही नहीं और अपनी ज़िंदगी उन्हें चलानी थी। तो पहले तो उन्होंने यही बात सोची थी कि हम लोगों को जब जॉब मिल जाएगी तो हम लोग इनके पैसे वापस लौटा देंगे, लेकिन आज के हालात अगर देखे जाएं तो हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसका पिता ये बात उनको बोल रहा था कि जो तुम अब कंटेनर में रह रहे हो इस तरह कैसे चलेगा और कितने दिनों तक तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो, क्योंकि तुम ना तो काम करते हो और दूसरा इनकम का तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, तीसरा तुम कोई मेहनत भी खास नहीं कर रहे हो, जिससे हम लोग इसी बात का अंदाजा लगा पाएं कि तुम लोगों को फ्यूचर में चलकर जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो उसके भाई ने उसे लगभग $40,000 दिए थे, लेकिन $40,000 तो उसने दे दिए, लेकिन 30 से 35 बार वो उन्हें वापस भी मांग चुका था। लेकिन अब उनके पास खुद का काम चलाने के लिए पैसे नहीं थे, वो उन्हें कहां से देते। और ऊपर से उनके पिता जो थे वो कंटेनर का किराया तक उनसे मांग रहे थे। मिसाइल ने कहा कि उनका पूरा का पूरा परिवार बिल्कुल वेल सेटल्ड था, इस बात के लिए वो मना नहीं करती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका पिता सेटल था, उसका भाई सेटल था और इसके साथ साथ उसकी बहन, वो खुद नहीं, जबकि वो इसी तरह स्ट्रगल कर रही थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं था। तो लगातार उसका भाई भी उससे पैसे मांग रहा था, उसके पिता भी उससे कंटेनर का किराया मांग रहे थे। तो वो दोनों ही इस बात से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, जिसके बाद उन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि क्रिसमस की रात वो लोग यहाँ इकट्ठा होने तो वाले ही हैं, तो क्यों न इकट्ठा होने पर उन सारे के सारे लोगों को एक साथ ही निपटा दिया जाए और सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। इसी बात को सोचकर जब क्रिसमस की रात हुई और उसका भाई जब आने वाला था तो वो दोनों ही गन लेकर वहां पर जा पहुंचते हैं और सबसे पहले उसके पिता से पूछते हैं कि आप उस कंटेनर को लेकर क्या चाहते हैं, कि क्या आप उसी से अमीर बनेंगे। हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। इसी तरह की सारी खुंदस उन्होंने वहां पर निकाल दी और खुंदस निकालने के बाद 2 गोलियां अपनी रिवॉल्वर से भी निकाल दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी जान गंवा दी। कुछ ही देर बाद उसका भाई भी वहां पर आ गया, क्योंकि रात को डिनर उन लोगों को साथ ही करना था। तो उसके भाई के आते ही उन लोगों ने साफ साफ ये बातें उनसे भी पूछनी शुरू की कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं, हम लोग कंटेनर में रह रहे हैं और ऊपर से तुम हमसे हमेशा पैसे मांगते रहते हो। तुम्हें कहां से अंदाजा लग रहा है कि ये लोग यहां से पैसा इकट्ठा करके तुम्हें दे देंगे। और इसी तरह की अपनी सारी की सारी खुंदस निकालकर उसने उसके ऊपर भी गोली चला दी। उसकी पत्नी यानी कि उसकी भाभी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई और वो अपने आप को बचाते हुए एक कमरे में घुस जाती है और वहां पर जाकर उसने पुलिस के पास कॉल जरूर किया, लेकिन जब तक वो पुलिस को कुछ बताती वो भी अपनी जान गंवा चुकी थी। अब उनके लड़का लड़की वहीं पर रह गए थे और वो इन सारी चीजों को देख तो रहे थे लेकिन समझ ज्यादा नहीं रहे थे। तो मिसाइल ने ये बात सोची कि जब ये बड़े होंगे तो आगे चलकर क्या देखेंगे कि इनके परिवार के बीच इस तरह से लड़ाई हुई और इसके पिता ने, इसके दादू ने इस तरह से जान गंवा दी। तो इस बात को सोचकर उसने उन्हें भी निपटा डाला। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने पहले तो ये बात कही थी कि आप इस तरह प्रपोज के लिए वगैरह वगैरह बाहर गए हुए थे, लेकिन अब साफ साफ ये सारी बातें आपने हमें क्यों बता दी। तो उन दोनों ने ही इंस्पेक्टर को ये बात कही कि उन लोगों ने ये काम कर तो दिया, लेकिन बाद में इसका पछतावा उन्हें काफी ज्यादा था, क्योंकि जिस तरह की वहां पर जाकर उन लोगों ने गोलियां चलाई थी, जिस तरह का वहां का हाल हो चुका था और दर्द में उनके घर वाले ही कर रहे थे, इस चीज को देखकर उनका दिमाग खराब हो रहा था। जोसेफ जो कि पिछले काफी दिनों से इन लोगों के साथ अपना टाइम बिता रहा था, उसके सामने ही उसी के कारण जब वो लोग तड़प रहे थे तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। उसने अपने आप को कुछ एक दिन तो इसी तरह संभाला, लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उसने ज्यादा कुछ नहीं छुपाया और उसने सारी की सारी बातें साफ साफ रख दी। और इसके साथ साथ मिसाइल को भी इस बात का काफी ज्यादा गिल्टी था, जिसके कारण उसने भी ये सारी बात पुलिस को बता डाली। और मिसाइल ने ऊपर से पुलिस को यह भी कहा कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इन दोनों का ही दिमागी संतुलन काफी हद तक अब डगमगा चुका था, तो पुलिस ने उन्हें पहले तो फांसी की सजा दी थी, लेकिन बाद में उसे चेंज करके उम्र कैद में बदल दिया और उसके बाद भी उनका दिमागी तौर पर इलाज चलता रहा। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप लोगों ने ये केस पहले कभी सुना है। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट नवप्रीत को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।